राज शीतल को अपने सीने से लगाकर गंभीर आवाज में कहता है, सही बोल रहा हूँ सोना। कभी कभी हमारे बड़े भी भावुकता में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं। अंकल को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी पड़ी थी, जो बिना सोचे समझे उन्होंने अंकी की शादी का फैसला ले लिया। अरे, थोड़ा टाइम करण को देना था। मुझे यकीन था उसका फैसला 100% बदलता, लेकिन अंकल ने जल्दबाजी कर दी। शीतल भी राज के सीने से लग उसकी कमर पर अपनी बाहों को लपेटते हुए कहती है, राज, हमें भी लगता है अंकल ने जल्दबाजी की थी, लेकिन कर हम एक बेटी के पिता के नज़रिए से देखें तो अंकल का फैसला गलत नहीं। हर माँ बाप का अरमान होता है वो अपने जीते जी एक योग्य वर के हाथों में अपने बच्ची को सुपुर्द करें, हंसी खुशी अपनी बेटी का कन्यादान कर उसे उसके असली घर भेजें, उसे वो सब कुछ खुशियाँ प्रदान करें जिस पर उसका हक है। ऐसे में अंकल ने दिशांत को चुनकर कोई गलती नहीं की। राज, दोनों बचपन के दोस्त हैं। ऊपर से दिशांत अंकी और करण जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वो अंकिता को बाखूबी समझेंगे। भविष्य में इस बात को लेकर उनके रिश्ते पर भी कभी कोई असर नहीं होगा। दिशांत में कोई कमी नहीं है। राज, देखना वो अंकी को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। राज गहरे स्वर में कहता है, बेशक लट्टू में कोई कमी नहीं है सोना, लेकिन अंकी के दिल में जो छवि करण की है वो दिशांत कभी नहीं बना पाएगा। शादी के बाद हर किसी का रिश्ता शीतल राज जैसा हो, ये संभव नहीं। यहाँ तो तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई। अन्नू के झूठे प्यार के चंगुल से मैं बच गया। बस परिवार के लिए फैसले ने मेरे जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया सोना। लेकिन करण दिशांत के रिश्ते में ये संभव नहीं, क्योंकि उनका प्यार सच्चा है यार। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे की यादों को दोनों कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि जब रिश्ते रूह से जुड़े होते हैं सोना, तो उन्हें दिल से निकालना बेहद मुश्किल है। अंकिता की सोनी आंखें और करण का शांत चेहरा जब भी मैं देखता हूँ तकलीफ होती है मुझे। शीतल राज को देख धीमे स्वर में कहती है, आप सही कह रहे हैं राज, हमें भी करण जी के जैसे समझदारी व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इतना सुलझा हुआ किरदार है उनका, फिर वो नादानी कैसे और क्यों कर बैठे, ये समझ नहीं आया। एक बार तो अंकी और खुद के लिए उन्हें अपनी मम्मी से बात करनी थी। यहाँ उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है और शायद इस बात का उन्हें अब पछतावा भी होगा, लेकिन अब इस बारे में बात करने का कोई तुक नहीं। कहते हैं ना, जोड़ियाँ हमारे पैदा होते ही बन जाती हैं। शायद उनकी किस्मत में अंकी का साथ नहीं लिखा था। इस बार तो दीवान अंकल की भविष्यवाणी भी गलत साबित हो गई। राज, काश करण जी इस रिश्ते के लिए मान जाते तो अंकी और उन्हें भी उनके हिस्से की खुशियाँ मिल जाती। पर जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं बदल सकता। राज शीतल को बाहों में लिए गहरे स्वर में कहता है, सोना, अभी शादी नहीं हुई है इनकी। जब तक फेरे नहीं पड़ते कुछ भी संभव है। हो सकता है एसडीएम साहब को उनकी मोहब्बत मिल जाए। शीतल राज की आंखों में गौर से देखते हुए कहती है, चल क्या रहा है आपके दिमाग में राज? कहीं आप? राज उसे बीच में टोक कर कहता है, अपने दिमाग को कम चलाओ सोना, रात बहुत हो गई, कल स्कूल भी जाना है। टाइम से सोने की आदत डालो। अब इतनी देर तक जागना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। और हाँ, ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में मत बैठा करो तुम, बाद में वेट बढ़ेगा तो परेशानी होगी। इस बात का स्कूल में भी ध्यान रखना। हड़बड़ी में
यहाँ से वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, क्लास में आवाज़ पर कंट्रोल रखना। ज़्यादा ज़्यादा ज़ोर से बोलोगी तो पेट पर खिंचाव होगा। शीतल अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, और कुछ बाकी रह गया हो वो तो भी बता दीजिए। मतलब हद करते हैं आप राज। राज उसका हाथ पकड़े खड़े होते हुए कहता है, मेरी हद तब देखोगी बीबी जब तुमने राज की बात नहीं सुनी और खुद के साथ लापरवाही की। भारीपन कम हो गया तो अब बिना मुंह बनाई जितनी इच्छा हो दूध पियो और चुपचाप फ्रेश होकर सोने की कोशिश करो। शीतल मुंह बनाकर उसके हाथ में नेल्स चुभाते हुए कहती है, सड़ू कहीं के। राज शीतल को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, जो मर्जी आए बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा भी तुमने लापरवाही बरती तो याद रखना सोना। राज के आगे बोलने से पहले ही शीतल उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है, आगे कुछ नहीं राज। राज शीतल की आंखों में देख उसकी हथेली चूम लेता है। दोनों अंदर आते हैं। शीतल ने राज के कहने से थोड़ा सा दूध पी लिया। वो फ्रेश होकर जल्दी से बेड पर लेटी राज के पास आकर उसके सीने पर हाथ रख आंखें बंद कर लेती है। राज धीरे धीरे उसके बालों में अंगुलियां चलाने लगा। थोड़ी देर में ही राज की सोना गहरी नींद में सो गई। राज शीतल को ब्लैंकेट से कवर कर लाइट ऑफ करता है और खुद भी उसे अपने करीब कर आंखें बंद कर लेता है। इधर मित्तल मैंसन में कृष्णा ने अपने बच्चों के आगे खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वो सबके साथ डिनर के लिए बैठी जरूर थी, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। देव के बहुत जिद करने पर बस एक निवाला खाकर वो उठ गई। दीवान जी के बिना उनके हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा। वो अच्छे से जानती थी अपने पति के नेचर को। आज बस बहुत सालों बाद उन्होंने दीवान जी को यूं हताश देखा था। देव सेजल के रिश्ते को लेकर वो भीतर से घबराए हुए थे। गुरुजी की बातों ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला था। ऐसे में खाना तो दूर की बात, आज उन्होंने ऑफिस में अपने लिए चाय भी नहीं मंगवाई होगी। डिनर से फ्री होते ही उन्होंने देव सेजल को अपने रूम में भेज दिया। वहीं निशानी तो खाना खाकर जल्दी ही रूम में चले गए। कृष्णा हॉल में बैठी दीवान जी का वेट कर रही थी। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन मित्तल साहब अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। कृष्णा ने दोनों बच्चों को डिनर करने के बाद रूम में भेज दिया था। वहीं मीना मनोहर भी अपने कमरे में खाना खाकर आराम कर रहे थे। रमेश किचन का पूरा काम निपटा काफ़ी देर तक कृष्णा जी के पास हॉल में बैठा रहा, लेकिन रात ज़्यादा होने से कृष्णा ने उसे भी ज़बरदस्ती सोने भेज दिया। इस वक्त पूरे मित्तल मैंसन में सिर्फ कृष्णा जी जाग रही थी। कृष्णा जी की नज़र बार बार घड़ी की सुइयों पर अटक रही थी। घड़ी के कांटे धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे सरक रहे थे, जिसे देख अब कृष्णा का मन विचलित होने लगा। इधर ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पिछले आधे घंटे से कृष्णा दीवान जी को कॉल कर रही थी, लेकिन बराबर रिंग जाने के बाद जब उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ तो वो घबरा उठी। बेचैनी सी वो हॉल से बाहर निकल गार्डन की आती हैं और मेन गेट को अपने हाथों में थामे वहीं खड़ी हो अपनी सोनी व बेचैन निगाहों से सड़क की ओर देखने लगी। उनकी बेचैन निगाहें कभी सड़क पर तो कभी देव के रूम पर आकर टिकी थी। दीवान जी के कॉल न उठाने से उनका मन भीतर ही भीतर किसी अनहोनी की शंका से बेहद व्याकुल हो जा उठा। डर और ठंड के कारण अब शरीर में कंपन होने लगा, आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो घबराते हुए एक बार फिर दीवान जी को कॉल करती हैं।
दूसरी तरफ दीवान जी ऑफिस पहुंच सीधा अपने चैम्बर में चले गए। केबिन में आते ही उन्होंने मोहन को बुलाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब तक वो खुद अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करे और ना ही वो किसी को उनके केबिन में भेजे। इधर ऑफिस टाइम खत्म होते ही सारा स्टाफ घर निकल गया। रात के 11 बज रहे थे। कुशवान कंपनी में केवल मोहन और दीवान जी थे। दीवान जी के आदेशानुसार मोहन ने उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। वो इतनी ठंड में भूखा प्यासा बाहर गेट पर बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहीं इन सबसे बेखबर गुरुजी की बातों से आज दीवान जी इतने व्याकुल हो रहे थे कि उन्हें ना समय का ध्यान रहा, न ही अपने सबसे बुजुर्ग वफादार साथी मोहन काका का। गुरुजी की बातों से इस वक्त उनके चेहरे पर असीम चिंता, आंखों में दर्द और गंभीरता साफ झलक रही थी। यदि वो आज घर पर रुकते, अपने बच्चों के साथ समय बिताते तो देव की नज़रें अपने पिता की परेशानी को बखूबी पढ़ लेती। इसलिए वो कृष्णा को समझा बुझाकर मीटिंग का बहाना बना ऑफिस आकर बैठ गए। दीवान जी जब से अपने केबिन में आए थे वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर आंखें बंद किए एक ही मुद्रा में चिंता मग्न बैठे थे। उनके दिमाग में कई तरह के विचार हलचल मचा रहे थे। गुरुजी के कहे शब्द उनके दिमाग पर रह रहकर हावी हो रहे थे। विचारों का झंझावट दिमाग की नसों को फड़का रहा था। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर गुरुजी के कहे अनुसार कोई अनहोनी हो गई तो देव सेजल के रिश्ते को किस तरह बचाया जाएगा। ऊपर से अंकिता दिशांत की शादी को लेकर भी वो काफ़ी चिंतित थे। आज उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इन्हीं विचारों में उलझे कब शाम से रात 11 बज गए। उन्हें आभास ही नहीं हुआ। टेबल पर रखा उनका फ़ोन साइलेंट होने के कारण कब से वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं पड़ा, बल्कि अभी भी वो गहरी सोच में लीन बैठे थे। काफ़ी देर से एक ही मुद्रा में बैठे होने के कारण उनका हाथ शून्य होकर एकदम से टेबल पर वाइब्रेट होते फ़ोन पर पड़ता है कि झटके से उनकी आंखें खुलती हैं। फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उनका दिमाग शून्य हो गया। होम स्क्रीन पर फ्लैश होते कृष्णा के नाम और टाइम को देख उनके होश उड़ गए। वो फुर्ती से खड़े होकर अपनी आंखें अच्छे से साफ कर रूम की लाइट ऑफ कर खिड़की के कर्टन हटा। सामने जगमगाती लाइटों को देख बेचैनी से फ़ोन उठाते, तब तक कृष्णा का फ़ोन कट गया। इधर दीवान जी ने जब इस बार भी कृष्णा का फ़ोन नहीं उठाया तो कृष्णा का सब्र जवाब दे गया। उनकी आंखों के आंसू गालों पर लुढ़क गए। वो बेचैन स्वर में अपने आप से कहती हैं, माफ़ करना मित्तल साहब, अब मुझे मजबूरी में दोनों बच्चों को उठाना पड़ेगा। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। आप कितना भी व्यस्त रहे, कितनी भी परेशानी रही आपको, एक रिंग में आप मेरा फ़ोन उठाते हैं, लेकिन आज इतने फ़ोन करने पर भी आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है जी। मेरा मन घबरा रहा है, कहीं आपकी तबीयत नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे जी। वो अपनी उलझन में उलझी घबराते हुए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती, इतने में ही उनका फ़ोन बज उठा। कृष्णा के बढ़ते कदम दीवान जी का नाम देख वहीं थम गए। वो तुरंत फ़ोन कान पर लगाकर सिसकते हुए कहती हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी। कृष्णा का इतना चिंतित सिसकियों से भरा स्वर सुन दीवान जी की आंखें नम हो बंद हो गई, लेकिन वो खुद को कंट्रोल में करके कहते हैं, सॉरी कृष्णा, ओ आपका फ़ोन मीटिंग के बीच में उठा नहीं पाया। एक्चुअली मीटिंग थोड़ा लंबी चली, मेरा फ़ोन साइलेंट। कृष्णा उनकी लड़खड़ाती आवाज़ सुन
अपने आंसू पोंछ गंभीर आवाज़ में कहती हैं, मित्तल साहब, हमारा बंधन आज का नहीं कई सालों का है। अर्धांगिनी हूँ आपकी, कोई नासमझ बच्ची नहीं जिसे आप अपनी झूठी बातों से बहला रहे हैं। आप कहाँ और किस हाल में हैं मुझसे छुपा नहीं। आपके फ़ोन नहीं उठाने से मन विचलित हो रहा था। मेहरबानी करके अब झूठ बोलना बंद कीजिए। देवनीसु कब से अपने रूम में आराम कर रहे हैं। पूरे मित्तल मेंशन में सिर्फ आपकी जीवन संगिनी अपने हमसफ़र का इंतज़ार कर रही है। वो भूखी प्यासी राह देख रही है जी आपकी। अब मर्जी आपकी है, आप घर आएंगे या फिर मैं अपने पति का इंतज़ार करते हुए यूं ही रात भर गार्डन में बैठी रहूं। कृष्णा जी का पहली बार इतना सटीक और करारा जवाब सुन दीवान जी गहरे स्वर में कहते हैं, आप अंदर रूम में जाइए कृष्णा, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। कृष्णा सपाट वाणी में कहती हैं, आपके आने के बाद साथ में रूम में जाएंगे। इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आइए आप। इतना बोल फ़ोन रख गार्डन की बेंच पर बैठ जाती हैं। दीवान जी फुर्ती से टेबल से गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठा केबिन से बाहर निकलते हुए लिफ्ट से नीचे आते हैं तो मोहन को इतनी ठंड में बाहर वॉक करते देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं मोहन भी दीवान जी की आहट सुन उनके करीब आ अपने हाथ जोड़कर कहता है, साहब क्या बात हो गई आज, आपकी तबीयत तो। दीवान जी उनके हाथों को पकड़ नम लहजे में कहते हैं, मोहन माफ़ करना, अपनी परेशानी में मुझे होश ही नहीं रहा कि आप भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आपको इतनी ठंड में आज मेरे कारण यूँ सुनसान अंधेरी रात में बाहर। मोहन उनके चेहरे को गौर से देखते हुए विनम्रता से कहता है, मालिक आप शर्मिंदा मत करिए मुझे। ज़रूर कुछ बड़ी बात है जो आपको भीतर से परेशान कर रही है, तभी आपको आज समय का भान नहीं रहा, वरना आप कभी इतनी रात गए तक ऑफिस कहाँ रुके हैं। साहब उम्र और तजुर्बों में आपसे बड़ा हूँ, इसलिए एक विनती है आपसे, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी और असहनशील क्यों न हो, कभी उसे खुद पर हावी मत होने देना, वरना हमारा दिमाग और सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। आप जैसा व्यक्तित्व कब से परेशानियों में घबराने लगे। आप तो हम सबके लिए एक उदाहरण हैं साहब। तो इतने में इतने हताश क्यों हो रहे हैं। हिम्मत को अपनी ताकत बनाइए। आजमाइशें तो जीवन भर का अंग है, इसमें क्या घबराना। हर अंधेरी रात के बाद चांदनी होती है। बुरा वक्त जल्द बीत जाएगा। आप जैसा बहादुर व्यक्ति यदि परेशानियों में यूं मायूस हो गया तो बहू रानी घर और बच्चों को कौन संभालेगा। साहब चिंता मत करिए, सब ऊपर वाले पर छोड़कर आप आराम से घर जाइए और खाना खाकर आराम करिए, सब अच्छा होगा। और हाँ, ऑफिस की चिंता बिल्कुल मत करिए, आपका पूरा स्टाफ और मैं हूँ आपके साथ। आप बस खुद को शांत रखिए। मोहन की बात सुन दीवान जी भावुक होकर उसके पैरों में झुकने लगे। मोहन एकदम से अपने कदम पीछे लेकर कहता है, साहब ये आप। दीवान जी उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, आप सब रूप में मुझसे बड़े हैं मोहन। आपकी बातें सुन एक पल मुझे ऐसा लगा कि बाबूजी मेरे सामने खड़े हों, मुझे समझा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए काका कि मेरी सारी परेशानी बिना अनहोनी के दूर हो जाए। मेरे देव सेजल के रिश्ते की डोर कभी न टूटे। मोहन उनके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, साहब बंधन जोड़ने को बनते हैं, टूटने को नहीं। देव बेटा और बहू रानी की जोड़ी तो साक्षात शिव पार्वती की तरह है। मुसीबत बेशक आए जीवन में, लेकिन महादेव और गौरी कभी अलग नहीं हो सकते। आपके पास तो देव जैसा अमूल्य रत्न है, फिर क्यों इतने विचलित हो रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, बच्चा बड़ा समझदार है हमारा, वो अपने रिश्ते को हर कीमत पर बचाएगा। दीवान जी लंबी सांस लेकर कहते हैं, मोहन आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे आपका आशीर्वाद फलीभूत हो जाए।
आपकी सारगर्मित बातों से मेरे भीतर जान फूंक दी काका। अब मन थोड़ा शांत सा महसूस हो रहा है। चलिए आप गेट लॉक करिए। पहले मैं आपको घर। मोहन हल्की मुस्कान लेकर कहता है, साहब मैंने वीरम को बुला लिया है, वो आता होगा। आप घर निकलिए, बहू रानी इंतजार कर रही होगी। दीवान जी संजीदगी से कहते हैं, ठीक है मोहन, ध्यान से जाना। इतना बोल फुर्ती से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर घर के लिए रवाना हो गए। इधर आज देव को रूम में नींद नहीं आ रही थी। सेजल के सोने के बाद से वो बार बार करवटें बदल रहा था। देव एक नज़र सोती हुई सेजल पर डाल बेड का सहारा लेकर बैठता है और पानी का गिलास मुंह में लगाता है कि उसकी नज़र अपने रूम की खिड़की से आती रोशनी पर पड़ती है। वो हैरानी से कहता है, ये गार्डन में इस वक्त लाइट कैसे चल रही है? कहीं रोशनी की तबीयत। वो जल्दी से एक घूंट पानी पीकर गिलास टेबल पर रख खिड़की से नीचे झांकता है तो उसकी नज़र इतनी रात गार्डन में अकेली बैठी कृष्णा पर पड़ती है। अपनी मम्मा को यूं इस वक्त अकेले देख देव चिंतित हो उठा। वो जल्दी से अपनी स्लीपर पैरों में डाल बिना कोई आवाज़ के रूम से बाहर आता है तो उसके कदम निशानी के रूम पर थम गए। देव मन में कहता है, निशु, रोशनी का गेट तो बंद है, फिर मम्मा अकेले। ओह नो, शायद पापा मीटिंग से अभी तक नहीं आए, इसलिए मम्मा अकेली। वो मन में बुदबुदाते हुए कहता है, मैं भी ना सेज की तबीयत के आगे भूल गया। गलती मेरी है, मुझे मम्मा को देखना था, लेकिन पापा की इतनी रात कौन सी मीटिंग? कहीं तीनों दोस्तों ने आज पार्टी का प्लान तो नहीं बना लिया? यदि ऐसा हुआ तो मित्तल साहब की आज खैर नहीं। मम्मा को इतनी रात तक वेट करवाया। आज पापा आपको सॉलिड भजन सुनने होंगे। सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा देव, नींद आ नहीं रही? नो प्रॉब्लम। बहुत दिन से मम्मा पापा का लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा। आज मौका मिला है तो हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसी बहाने कुछ वक्त मम्मा पापा के साथ बैठने को मिलेगा। वो अपनी सोच में सीढ़ियाँ उतरते नीचे आता है और गार्डन की तरफ बढ़ता। उतने में ही दीवान जी की गाड़ी देख कृष्णा ने गेट खोल दिया। दीवान जी की गाड़ी खड़ी कर नीचे उतर कृष्णा की तरफ बढ़ते उससे पहले ही कृष्णा भागती हुई आकर उनसे लिपट फपक उठी। दीवान जी भी उन्हें अपनी बाहों में जकड़ते हुए भावुक हो उठे। अपनी मम्मा की सिसकी और दीवान जी का चिंतित भावुक चेहरा देख देव के कदम लड़खड़ा गए। अपने जन्मदाता को पहली बार यूं व्याकुल देख देव को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके सीने पर जोर का प्रहार कर उसके प्राण निकाल दिए। वो कांपते हुए वहीं दरवाजे पर खड़ा हो बेचैनी से कृष्णा दीवान जी को देखने लगा। वहीं देव की आहट से बेखबर दीवान जी कृष्णा को अपनी बाहों में कसकर भावुक स्वर में कहते हैं, सॉरी क्रिसो। गुरुजी की बातों से मन इतना अशांत और व्यथित था कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। यदि मैं घर पर रुकता तो सबकी नज़रों में आ जाता, इसलिए आपको तसल्ली देकर भाभी भाई साहब से झूठ बोल मैं ऑफिस जाकर बैठ गया। कान पकड़ बेचैन स्वर में कहते हैं, क्रिसु माफ़ कर दो यार। कृष्णा सिसकते हुए कहती हैं, आज तो सबसे छुप कर ऑफिस चले गए जी, लेकिन मैं यहाँ कहाँ जाती। शाम से रात के 12 बज गए। घर आना तो दूर, आपने एक कॉल भी नहीं किया। ऊपर से आप मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मेरी जान निकल रही थी कि कहीं आपकी तबीयत रह रह कर बुरे विचारों ने से मन विचलित हो रहा था। वो तो शुक्र है जो आपका फ़ोन आ गया, वरना मजबूरी में मुझे देव को उठाना पड़ता। दीवान जी उनके आंसू पोंछ माथे पर अपने लबों की मोहर लगा उनकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, आपकी सांसों की डोर से बंधा हुआ है दीवान मित्तल कृष्णा। आपके होते मुझे कभी कुछ नहीं होगा। बस देव सेजल के बच्चे के बारे में जो गुरुजी ने कहा उससे भीतर तक काँप गया था। अपने अंश को लेकर मेरे दोनों बच्चे कितने खुश हैं कृष्णा।
आने वाली खुशियों को सबने कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया है, लेकिन गुरुजी की बातों से डर लग रहा है। कल को कुछ हादसा हो गया तो सेजल कैसे रिएक्ट करेगी, ये सोचकर मन घबरा उठा। उस बच्ची के भावों को मैंने रोशनी की प्रेगनेंसी के वक्त बहुत करीब से देखा है कृष्णा, इसलिए और भी भयभीत हूँ। देव तो हमारा बहुत समझदार है, लेकिन सेजल बहुत सेंसिटिव है कृष्णा। ऊपर से गुरुजी का ये कहना कि देव सेजल के रिश्ते को पकड़ कर रखना मुझे बेचैन कर रहा है। दीवान जी की बातें सुनते ही देव के दिमाग में गुरुजी की बातें कौंधने लगी। सेजल को प्रसाद का न मिलना, राज का शीतल की झोली से अपने हिस्से का प्रसाद दोनों को खिलाना, एक के बाद एक चलचित्र की भांति उसकी नज़रों में घूमने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से उसकी आंखें भीग उठी। ऊपर से दीवान जी जैसे मजबूत स्तंभ को व्याकुल देख वो बुरी तरह हिल गया, लेकिन इसके बावजूद उसने अपना संयम नहीं खोया। वो वहीं खुद के जज्बातों को बड़ी कुशलता से जब्त किए बेचैनी से खड़ा रहा। कृष्णा दीवान जी को हताश और चिंतित देख गहरे स्वर में कहती हैं, मित्तल साहब, आप कब से ऐसी निराशाजनक बातें करने लगे? अरे परिवार की रीढ़ हैं आप, अगर आप यूँ विचलित हो गए तो कैसे अपने बच्चों को संभालेंगे? मुझे कहकर गए थे कि खुद को कंट्रोल में रखूं, लेकिन यहाँ तो आज आप डगमगा रही हैं। मित्तल साहब, जो भाग में लिखा है उसे आपकी चिंता बदल नहीं सकती, लेकिन यदि आप यूं ही सोच सोच कर चिंतित रहे तो आप खुद अपनी तबीयत ज़रूर खराब कर लेंगे। एक बात बोल रही हूँ, आज आपसे कमज़ोर मत पड़िए। जब रोशनी के वक्त खुद को संभाल लिया तो अब क्यों घबराना? सेजल के केस से ज़्यादा क्रिटिकल केस था उसका। माँ बच्चा दोनों की जान खतरे में थी, लेकिन देखिए हमारे परिवार की एकता, आपसी सहयोग, प्रेम, सबसे बड़ा हमारा उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास ने निशु रोशनी के जीवन की हर मुश्किल को किनारे कर दिया। ये परिवार का साथ और विश्वास ही है जी जो अब किसी भी वक्त हमारे घर में किलकारियाँ गूंज सकती हैं। मेरी सेजल बहू ने रोशनी की बड़ी बहन और देव ने सही मायनों में बड़े भाई का फर्ज निभा हर वक्त उसका साथ दिया है, तो भगवान उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। सेजल देव का रिश्ता बना रहा तो बच्चों का क्या है जी? उसकी गोद वापस हरी हो जाएगी, उनके जीवन में खुशियाँ जरूर आएंगी। समझे आप? अब आपको मेरी कसम है, जो आज के जैसे आपने फिर कभी दोबारा किया, आप चाहे कितने भी बिजी हों, मेरा फ़ोन एक रिंग में उठाएंगे। दीवान जी का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहती हैं, खाइए कसम मेरी। दीवान जी कृष्णा को अपनी बाहों में लेकर कहते हैं, कृष्णा, अपनी ज़िंदगी की कसम खाना मित्तल के उसूलों में नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज की गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। उनके हाथों को थाम प्यार से कहते हैं, आप सच में मेरी ताकत हैं। मोहन और आपकी बातों ने मेरे बेचैन दिल को शांत कर दिया। यू आर माई एनर्जी बूस्टर। अब चलिए अंदर, खाना गर्म करिए। मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। कृष्णा उनसे लिपटते हुए कहती हैं, मैं अब कहीं नहीं जाने दूंगी आपको। लेट आपने किया है तो अब सजा भुगतिए। हॉल में हाथ धोइए और मेरे साथ किचन में चलकर हेल्प करिए। हम डिनर अपने रूम में करेंगे। इतनी रात यदि कोई जाग गया तो खामखा परेशान होगा। दीवान जी उनकी बातों में छुपे अर्थ को समझ हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, देव की चिंता मत करिए ग्रीसु, वो मेरा बहादुर बच्चा है, अपने पापा की परछाई है। थोड़ी देर विचलित हो सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हार सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कृष्णा, देव सेजल की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। वो उसकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगा, लेकिन अपनी जान को कभी निराश नहीं करेगा। उसे वो सारी खुशियाँ देगा जो उसकी सेज चाहती है। कृष्णा भावुक होकर कहती हैं, आप सच कह रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि देव ने मेरी कोख से जन्म लिया। मुझे यकीन ही नहीं
अंधविश्वास है अपने देव और उसके संस्कारों पर, इसलिए बेफिक्र रहिए। जब देव जैसा मजबूत कंधा आपके पास है तो आप क्यों इतने परेशान हैं? सब अच्छा होगा। दोनों हॉल में आते हैं। उससे पहले ही देव दबे पाँव फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ अपने कमरे में आकर सेजल की बगल में लेट नम आँखों से उसके मासूम चेहरे को देख मन में कहता है, पापा मम्मा। आपके विश्वास को देव कभी टूटने नहीं देगा। एकदम से वो सेजल की टमी को छूकर भीगी आंखों से कहता है, गुड्डा, मुझे यकीन है यदि आपने मम्मा की कोख में कदम रखा है तो आप अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। पिता के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है ये एक पिता ही जानता है। अपनी मॉर्निंग ग्लोरी से खेलने का बेसब्री से इंतजार रहेगा पापा को। लव यू बच्चा। वो सेजल को खुद से चिपकाकर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन नींद आज उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इधर कृष्णा दीवान जी दोनों ने मिलकर डिनर किया। खाने के बाद बर्तन जब तक कृष्णा जी रख कर आई, दीवान जी गर्म लिहाफ में घुस चुके थे। शाम से उनके चेहरे पर जो परेशानी बेचैनी थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। जैसे ही कृष्णा जी उनकी बगल में आकर लेटी, दीवान जी झट से उनकी कमर पर अपना चेहरा रख उन पर अपनी बाहें लपेटते हुए कहते हैं, कृष्णा, मुझे आज आपकी गोद की ज़रूरत है। सर दर्द से फटा जा रहा है। अपने हाथों से मालिश करिए ताकि आपकी छाया में मैं सुकून की नींद ले पाऊँ। कृष्णा उनके बोलते ही झट से उठकर बैठती हैं और दीवान जी का सर अपनी गोद में रख हल्के हाथों से उनके सिर में मालिश करने लगी। प्रेम व अपनत्व की छाया तले बातें करते हुए कुछ देर में ही दीवान जी सुकून के आगोश में समा गए। अग्रवाल हाउस की सुबह। आज हमारे एटीट्यूड किंग अपनी सोना के उठने से पहले जाग गए थे। शीतल आज पूरे 20 दिन बाद स्कूल जा रही थी। ऊपर से उनकी सिंड्रेला का आगमन। ऐसे में राज को चैन की नींद कहाँ आती। एसीपी साहब 4 बजे के उठकर किचन में खटर पटर मचाए हुए थे। जैसे ही राज के मोबाइल में अलार्म बजा, उनकी सोना की नींद खराब हो उससे पहले ही अलार्म की बोलती बंद हो गई। राज बिना आवाज़ किए सीधा वॉशरूम से फ्रेश होकर नीचे आ गया। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।